खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, ग्रॉस स्टूडियोज की एक पेशकश। रात के ठीक 11 बजे थे। सेकंड एसी का डिब्बा एक अजीब सी खामोशी में डूबा था और अंदर का तापमान काफी सर्द। बेज रंग के भारी लटके हुए पर्दे हर बर्थ को एक अलग दुनिया बना रहे थे। अनन्या ने अपना ट्रैवल बैग साइड लोअर बर्थ पर रखा। वो बैंगलोर से आई थी। शरीर थका हुआ था और मन किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी बर्थ के दोनों सिरों के पर्दे खींच दिए। उसे एकांत चाहिए था, एक ऐसा प्राइवेसी का खोल जहां दुनिया की बातें उस तक ना पहुंच सके। हाल ही में ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करने के बावजूद बॉस ने उसकी हक की छुट्टियों को यह कहकर अस्वीकार कर दिया था, यू जस्ट कांट लीव योर वर्क प्लेस लाइक दैट जस्ट बिकॉज़ यू फील लाइक इट। और अगर फिर भी छुट्टी चाहिए ही देन टेक अनपेड लीव्स। इसे एक वीकेंड पहले ही उसका 3 साल पुराना लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। मानो ये सब काफी नहीं था, उसी शाम पापा ने व्हाट्सएप पर एक लड़की की तस्वीर भेज दी थी। इन्हीं सबसे भागकर वो इस ट्रेन में ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी थी। उसने हेडफोन लगाए और अपनी उस छोटी सी दुनिया को बाहर की दुनिया से काट दिया। करीब 2:30 बजे होंगे। ट्रेन अपनी सामान्य रफ्तार में थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा। पहियों की जानी पहचानी लय टूट गई। एसी की गहरी हमिंग एकदम से थम गई। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ इमरजेंसी लाइट की मध्यम पीली रोशनी ही भेद पा रही थी। अनन्या की आंख खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंज रहा था। एसी बंद होने के कारण अब उमस बढ़ने लगी थी। उसने फोन चेक किया, सिग्नल गायब थे और बैटरी भी दम तोड़ने वाली थी। क्या हुआ है ये जानने के लिए उसने अपने साइड लोअर बर्थ का पर्दा धीरे से सरकाया। सामने गलियारे के उस पार मेन लोअर बर्थ का पर्दा खुला हुआ था। वहां एक बुजुर्ग महिला मिसेस दीक्षित खिड़की के कांच से सटकर बाहर के घोर अंधेरे में कुछ देख रही थी। अनन्या को झांकते हुए देखकर वो पलटी। ऊपर तार टूट गया है शायद, उन्होंने धीमे शांत स्वर में कहा। पूरी ट्रेन की बिजली चली गई है। अनन्या ने हेडफोन उतार कर रख दिए। अब पर्दा खुला था तो औपचारिक बातचीत शुरू हुई। बेटा, आप अकेले सफर कर रही हो? मिसेस दीक्षित ने पूछा। जी हाँ आंटी। कहाँ की रहने वाली हो बेटा? जी पुणे से हूं, पर आगे जा रही हूं। अनन्या का मन बात करने का बिल्कुल नहीं था। उसे किसी भी अजनबी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। सेकंड एसी में वैसे भी भीड़ कम रहती है और इस सुनसान रास्ते पर ट्रेन का रुक जाना थोड़ी घबराहट पैदा कर रहा था। 1 घंटा बीत चुका था और ट्रेन वहीं खड़ी थी। अनन्या के फोन की बैटरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो गहरा अंधेरा बहुत भयानक लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके बचपन का कोई अनजान सा डर उस पर हावी हो रहा है। उसने झट से पर्दा वापस लगा दिया। उसने दूसरा पर्दा हटाया। मिसेस दीक्षित अपनी फोन की टॉर्च जलाकर बिस्किट खा रही थी। उन्होंने बिस्किट का पैकेट अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए सहजता से ऑफर किया। जल्दबाजी में निकलने के कारण अनन्या ने डिनर नहीं किया था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बिस्किट ले लिया। मिसेस दीक्षित मुस्कुराई। ओहो बेटा, माफ करना, मुझे शुगर है इसलिए मैं तो मारी बिस्किट ही खाती हूँ। ये फीके फीके कैसे खाओगी? उन्होंने अपनी सीट के पास रखी एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल कैटल की ओर देखा और फीकी मुस्कान दी। सोचा था सेकंड एसी में सॉकेट पास है तो जब मन करेगा ताजी चाय बना लूंगी। अब बिजली ही नहीं है तो ये डिब्बा किसी काम का नहीं। उन्होंने पास रखा अपना पुराना फ्लास्क उठाया। अब तो यही है, 8 घंटे पहले भरी थी, थोड़ी गुनगुनी हो गई होगी। उन्होंने स्टील के ढक्कन में चाय डाली और गलियारे के उस पार अनन्या की तरफ बढ़ा ली। टा लोगी? अनन्या ने एक पल सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर कप ले लिया। थैंक यू। चाय वाकई गुनगुनी थी, चीनी थोड़ी कम, और उस अंधेरे अजीब सन्नाटे में वही बहुत थी। चुपचाप चाय पीते हुए अनन्या ने चुप्पी तोड़ी। आंटी, आप भी अकेले सफर कर रही हैं? कहां तक जाएंगी? अकेले ट्रैवल करने की आदत नहीं है, मिसेस दीक्षित ने कहा। उनकी नजर अभी भी बाहर थी।
हरिद्वार जा रही हूं, पति के फूल हैं साथ में। अनन्या का हाथ रुका। उसने मिसेस दीक्षित की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई ड्रामा नहीं था, बस एक गहरी शांत थकान और स्वीकार्यता थी। डर लग रहा था घर से निकलते वक्त। मिसेस दीक्षित ने आगे कहा, ये सब कैसे संभालूंगी, टिकट, सामान, ये अंधेरा, पर अब लग रहा है कि हो जाएगा। आई एम सॉरी टू हियर दैट आंटी, अनन्या धीरे से बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मिसेस दीक्षित ने हल्के से हाथ हिलाया। पिता की चिता को अग्नि देने का काम तो बड़े बेटे का होता है, पर वो अमेरिका में है। उसे वक्त पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं मिली। ऊपर से उसकी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट है। तो मैंने ही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी वहां जरूरत है, मेरे साथ तो यहां सब हैं, वहां परदेश में उसके पास तुम ही हो ना। वो थोड़ी रुकी, फिर आंखों में एक अनजानी चमक के साथ कहा, ऐसे सच कहूं तो 30 साल की शादी में ये पहली बार है मैं ऐसे अकेले सफर कर रही हूं। पता नहीं तुम क्या सोचोगी, लेकिन बहुत हल्का और आजाद महसूस हो रहा है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि यहां कुछ भी कहना उस पल की गहराई को कम कर देगा। थोड़ी देर बाद अनन्या ने अपनी उलझन साझा की। आंटी, मुझे भी डर है कि अगर मैं अभी ही सेटल हो गई तो कहीं मैं भी बस फैमिली और इन सब में उलझ कर रह जाऊंगी, इस पिंजरे में कैद हो जाऊंगी। मिसेस दीक्षित ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, पिंजरे और घर में सिर्फ एक चिटकनी भर का फर्क है। पिंजरे में बाहर से लॉक लगाया जाता है और घर में अंदर से हम ही लगाते हैं। आपकी फिक्र होने पर, आप पर गुस्सा होने का हक भी आपके अपनों का ही होता है ना। इनकी और मेरी भले ही अरेंज मैरिज हुई हो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इनसे बेहतर मुझे रख सकता था। उनकी बातों के बाद एक गहरा लेकिन सुकून भरा सन्नाटा था। अनन्या ने सोचा, कहां उसे 3 साल पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप इतनी चोट दे रहा था, और ये महिला जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल जिस इंसान के साथ खुशी और शुक्रगुजारी में बिताए, उसके जाने के बाद भी इतनी पख्तगी, इतनी मैच्योरिटी से इस सच से सुलह कर चुकी है। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी कितनी ही बुरी या तकलीफ दे क्यों ना हो, आने जाने वाले अनजान इंसान पर अपना रूखापन बिखेरना जरूरी तो नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई। आवाज नजदीक आती गई और फिर एक जोरदार ठक के साथ ट्रेन थोड़ी हिली। डीजल का रेस्क्यू इंजन आ चुका था। ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और धीरे धीरे सरकने लगी। डीजल इंजन का शोर इसी कोच के सन्नाटे को काट रहा था। चलो तो चल पड़ी। मिसेस दीक्षित ने फ्लास्क बंद किया और वापस अपनी जगह पर रख दिया, चाहे धीरे ही सही। अनन्या ने खाली कप वापस दिया। चाय अच्छी थी आंटी, उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस दीक्षित भी मुस्कुरा दी। सो जाओ अब, अभी तो वक्त लगेगा। अनन्या ने अपनी बर्थ का पर्दा वापस नहीं खींचा। वो तकिए पर सिर रखकर लेट गई और सामने वाली सीट पर बैठी मिसेस दीक्षित को खिड़की से बाहर देखते हुए देखती रही। उसकी अपनी अकेलेपन की प्राइवेसी अब कहीं टूट चुकी थी और उसे ये अच्छा लग रहा था।